आगे क्या हुआ? अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुम्हें लग रहा होगा कि कहानी अब रिजॉल्व होने वाली है, पर नहीं। रियल लाइफ में कहानियां नीटली खत्म नहीं होती। कभी कभी वो धीरे धीरे सड़ती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब सब हाथ से निकल गया। लास्ट पार्ट के बाद घर में शोर नहीं हुआ, कोई चीखा नहीं, कोई ड्रामेटिक एग्जिट नहीं था। बस एक ठंडा भयानक साइलेंस। और मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं साइलेंस क्या करता है लोगों के साथ। डिनर के बाद रोहित चला गया था। गेट जोर से बंद नहीं किया, गाली भी नहीं दी, बस शूज उठाए और चला गया। मम्मी ने उस रात खाना नहीं खाया। पापा टीवी के सामने बैठे रहे। स्क्रीन चल रही थी पर वो देख नहीं रहे थे। और मैं अपने रूम में बैठा रहा, ये सोचता हुआ कि शायद कल तक सब नॉर्मल हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगला दिन, फिर उसके बाद का दिन, फिर एक हफ्ता। रोहित का कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, स्टेटस अपडेट नहीं। मैंने एक दो बार कॉल की, रिंग गई, उठाया नहीं। मम्मी ने कहा रहने दे, उसे टाइम चाहिए। पापा ने कहा सब ठीक हो जाता है। पर मुझे पता था कुछ ठीक नहीं हो रहा। ऑफिस में मैं फंक्शन कर रहा था पर जिंदा नहीं था। मीटिंग्स में हां बोल रहा था, ईमेल्स लिख रहा था, पर दिमाग एक ही जगह अटका था कि अगर मैंने उस दिन चुप रह लिया होता तो, अगर घर उसे दे दिया होता तो फिर मेरी जिंदगी का क्या। यह थॉट साइकिल था और कोई इमरजेंसी ब्रेक नहीं। कुछ हफ्ते बाद पता चला रोहित ने अपना रेंटेड फ्लैट छोड़ दिया है। कहां गया किसी को नहीं पता। मम्मी हर रोज फोन चेक करती थी। पापा ज्यादा चुप रहने लगे थे और धीरे धीरे घर में एक नया रूल आ गया, रोहित का नाम नहीं लेना। जैसे अगर नाम नहीं लेंगे तो दर्द भी नहीं होगा, पर होता है। नागपुर के घर के पेपर्स ऑलमोस्ट रेडी थे। लॉयर ने बोला बस एक फाइनल सिग्नेचर और। मैंने पेन पकड़ा और पहली बार मेरे हाथ कांपे। इस घर के लिए मैं लड़ा, इस घर के लिए मैंने स्टैंड लिया, पर अब यह घर मुझे खोखला लग रहा था। मैं नागपुर गया, अकेला। घर खोला, दरवाजे की आवाज हॉल में गूंज गई। वही पुरानी तस्वीरें, वही फर्नीचर, वही नानी का कमरा जहां बेड के साइड एक छोटा स्टूल अभी भी रखा था। मैं उस स्टूल पे बैठ गया और सच बताऊं, मैं रोया नहीं, बस बहुत देर तक बैठा रहा। उस रात रोहित का मैसेज आया, सिर्फ 3 शब्द, मैं थक गया हूं। मैंने तुरंत कॉल की, स्विच ऑफ। मैं रात भर सोया नहीं। सुबह नागपुर से पुणे के लिए निकला, डायरेक्ट उसके लास्ट नोन एड्रेस पर। वहां केयरटेकर ने बोला साहब 3 हफ्ते पहले खाली करके गए हैं। 3 हफ्ते और किसी ने नोटिस नहीं किया। उस दिन मुझे समझ आया, हम फैमिली बोलते रह जाते हैं, पर जब ईगो बीच में आ जाता है तो सब इंडिविजुअल हो जाते हैं। 2 महीने बाद पुलिस का कॉल आया। मैं ये लाइन बोलते हुए भी हैवी फील करता हूं। रोहित एक रेलवे स्टेशन के पास मिला था। जिंदा था पर ठीक नहीं। डॉक्टर ने बोला मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। मम्मी बेहोश हो गई। पापा उस दिन पहली बार रोए, वो भी सबके सामने। और मैं बस ये सोच रहा था कि ये सब कैसे इतना आगे बढ़ गया। रोहित हॉस्पिटल में था। मैं रोज जाता था, पर वो बात नहीं करता था, बस सीलिंग दिखता रहता था। एक दिन मैंने कहा भाई घर का इशू, उसने बीच में काट दिया। वो घर नहीं था, उसने बोला, वो मेरी वर्थ थी। और उसके बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की। डॉक्टर्स ने कहा फैमिली एनवायरनमेंट चेंज जरूरी है। मम्मी ने मुझसे कहा तुम घर शिफ्ट हो जाओ नागपुर, नया स्टार्ट होगा। पर मुझे पता था ये नया स्टार्ट नहीं, एस्केप है। मैंने घर बेच दिया। हां, सब कुछ लीगल था, सब कुछ क्लीन था, पर जब रजिस्ट्री हुई मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ना रिलीफ, ना सैडनेस, बस एम्प्टीनेस। रोहित को पैसे दिए गए, उसका ट्रीटमेंट चला, वो सर्वाइव कर गया, पर वो भाई वापस नहीं आया। वो जिंदा है पर डिस्कनेक्टेड। आज हम फेस्टिवल पे मिलते हैं, स्माइल करते हैं, फोटोज लेते हैं, पर हम एक दूसरे के दिल में नहीं जाते हैं। मम्मी हर दिवाली पे कहती हैं
सब ठीक हो जाएगा। पापा बस हाँ बोल देते हैं। और मैं कभी कभी रात को सोचता हूं, अगर उस दिन मैं थोड़ा और झुक जाता तो क्या ये सब अवॉइड हो जाता, या फिर ये इनेविटेबल था। और यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सच सच जवाब देना, क्या बाउंड्रीज बनाना जरूरी होता है, चाहे उसकी कीमत बहुत ज्यादा क्यों ना हो? या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए गिव अप करना ही सही होता है, चाहे तुम खुद ही क्यों ना टूट जाओ? इस कहानी का कोई हीरो नहीं है, कोई विलन भी नहीं है, बस लोग हैं और डिसीजंस हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस।